से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा और मैं हूं दुआ कमल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सवालों पर। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिशें। क्या पाकिस्तान सिफारती सतह पर भारत की इस साजिश का मुकाबला दुरुस्त समत में कर रहा है? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पानामा पेपर्स के मामले को 6 माह का अरसा गुजर गया। एहतजाजी जलसों का सिलसिला जारी, मगर हुकूमत का इत्मीनान बदस्तूर बरकरार। रायबंद जलसे में तहरीक इंसाफ का सोलो शो। क्या रायबंद का धरना प्लस खातिर ख्वाह नताइज हासिल कर पाया? ये जानेंगे ऑपोजिशन की जमातों से। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के शोहरे आफाक सितारे पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? पूछेंगे फखरे आलम से। जी हाँ नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी, भारतीय जारहियत के पसे मंजर। मोदी सरकार की सोच ये है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा किया जाए। हालिया भारतीय जारहियत पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वाजे कर दिया कि भारत के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। हालिया भारतीय जारहियत पर पाक फौज ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, यकीनन अब मोदी सरकार को यह समझ आ गया कि अब भारत सरकार के, मोदी सरकार के ड्रामे, चाले सब नाकाम हो गई हैं। ये उस तरह से अब नहीं चल सकती। SAARC कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया और उसके बावजूद भी पाक फौज की जानिब से जो जवाब दिया गया भारतीय जारहियत पर, यकीनन ये वाजे करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत मुल्क है, मजबूत एटमी ताकत है। डेफिनेटली इस पर साबित किया पाक फौज ने। बिल्कुल नाज़रीन, भारतीय जारहियत के पसे मंजर मोदी सरकार की सोच ये है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाए। हालिया भारतीय जारहियत पर जिस तरह से पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वाजिया कर दिया कि भारत के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान की मुमकिना हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, इसी पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा साबिक सफीर शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपके वक्त के लिए। पाक भारत हालिया कशीदगी आपके सामने है और यकीनन ये एक मोदी की सोच है कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा किया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कौन से ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है? शहरी रहमान साहिबा से हम बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बड़े अहम सवालात हैं कि इस तमाम तर मामले पर अब पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए, वाज़ेह स्टांस क्या होना चाहिए। जिस तरह से पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या आलमी बरादरी इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी? इसी पर हम बात करते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिएगा जी फॉर गरीदा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। भारतीय जारहियत पर मुमकिना सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान की मुमकिना हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सफीर शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान को भारत इस वक्त आलमी सतह पर तनहा करने की जो साजिश कर रहा है वो ढकी छुपी नहीं है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी शहरी रहमान साहिबा, अगर अब आप मुझे सुन पाए, मेरा सवाल ये है कि हालिया जो भारत की जाहिरियत है, इस पर मुमकिना पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आप जानती हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सिफारती सतह पर। देखिए, मोदी सरकार ने हमेशा से ये एक रद्द अमल हमेशा जारी रखा है कि पाकिस्तान कुछ भी कहे, वहाँ कुछ भी हो, ये मोदी सरकार एक स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव रवैया रखता है। उन्होंने हमेशा से एक डोवाल डॉक्ट्रिन है अजीत डोवाल की, आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल करना शुरू किया है। कश्मीर के हवाले से भी उनकी कोशिश रही है कि उसका स्पेशल स्टेटस वापस लिया जाए। उनकी ये भी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान पर मैक्सिमम सफारती दबाव जारी रहे। और कि एक आखिरी आपने सुषमा स्वराज की स्पीच सुनी जिसमें उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे पाकिस्तान पर मजम्मती अमल एक काफ़ी तसलसल से जारी रहे। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान ने इसमें खुद ऑप्शंस तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, दोस्त हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने सार्क में भी बड़ी दबाव डाला है पूरे खित्ते के ममालिक पर कि वो निकल आए सार्क से और वो एक अपना एक दूसरा फोरम बनाए। दूसरी बात, आपने कभी अपनी ठीक से दिफा नहीं की है, आपने उनको अलाउ किया कि वो मुआजना करें बलूचिस्तान और कश्मीर के दरमियान। बलूचिस्तान आपकी वफाक की एक अहम और पुरानी इकाई है, वो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। मुझे समझ से कासिर है कि कैसे आपने इसका जिक्र नहीं किया यूनाइटेड नेशंस में। बाद में फिर कोई सफीर ने बोला, पता नहीं किसने ये तकरीर लिखी है, लेकिन ये माजरत आना तकरीर है, माजरत के साथ। लेकिन शहरी रहमान साहब जी 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 देखिए, तीसरी बात यह है कि सफारतकारी एक दिन में नहीं की जाती, ये एक अमल होता है जो कुछ वक्त के साथ और दूसरी दो तीन कुव्वतों के साथ किया जाता है। कोई एक तकरीर से सफारतकारी या पॉलिसी नहीं बनती इस तरह है कि आपके सफारतखाने मुतहर्रिक हों, आपके वहाँ लॉबीइस्ट काम करें। आपके तो कोई लॉबीइस्ट है ही नहीं अभी तक। आपका खारजा वजीर रोज आपके जो क्राइसिस वहाँ से टेलीग्राम आते हैं एम्बेसियों से, उनको प्रोसेस कर रहा है, उन पर एक्शन ले रहा है, उन पर एक फौरी तौर पर अमली जामा पहना रहा है। लेकिन इस वक्त तो बात सूरत हाल ऐसी हो जाती है शहरी साहिबा, ये मसाइल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, मैं सिर्फ चाह रही थी क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं और साबिक सफीर भी रह चुकी हैं, कौन सी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं? I will not do this. आप you listen to me first. मैं आपको बता रही हूँ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, ये तो इंटरव्यू आपको फोन पे करना चाहिए था। 10 मिनट मुझे किस लिए बिठाया हुआ आपने आधे घंटे 10 मिनट के? जी मैं सवाल तो कर सकती हूँ ना शहरी साहब, आप कंप्लीट कीजिए। जी बात मुकम्मल कीजिए, मैं सवाल तो कर सकती हूँ आपसे। मैं आपसे अर्ज कर रही थी अहम बात, आप वही सवाल कर रही है। मैं अहम बात आपसे कर रही थी, आप सुन लें मेरी बात। जी जो इस वक्त हो रहा है वो एस्केलेशन, जबरदस्ती, वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है। ये बहुत संजीदा इशू है, इस पर पाकिस्तान ने अपने मुल्क में प्रॉपर शराकतदारी नहीं पैदा की है। कोई इस वक्त अलाउ नहीं करना चाहिए हमें मैली नजर को से देखे हमारे झंडे को, लेकिन हमने जमहूर की कुव्वत को नहीं इस्तेमाल किया। अब जाके अगले हफ्ते ज्वाइंट सेशन होगा, अब जाके कोई एपीसी का गदा गाड़ी पर अमल शुरू हुआ। सॉरी, इस तरह नहीं काम होता। खारजा पॉलिसी क्राइसिस नहीं होती, इसके लिए पहले हमारे पास ऑप्शंस थे और आप खुद कह चुकी हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो काम हो रहा है। अब आप देखें कि इन्होंने मोदी सरकार ने बॉर्डर को हॉट कर दिया, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी तास मुआहदे को खोलना शुरू किया, आपके आर्टिस्ट को उठा के मुल्क से बाहर फेंक दिया। आप माजरताना एटीट्यूड, मैं नहीं कह रही कि हमें जंग की तरफ बढ़ना चाहिए, मैं समझती हूँ कि इस आग पर ठंडा पानी डालना चाहिए, लेकिन ठंडा पानी डालना सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं है। रेड कार्पेट निकालना मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं है। बिल्कुल हम अपना हाउस ऑर्डर में करें, बट दिस इज नॉट द वे। ये जो कर रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि हम हर मौके को गंवा देते हैं और एक जब मौका भी मिलता है तो हम समझते हैं कि अच्छा जी मोदी साहब हमारे मुल्क आए, हमारी शादी के घर आए तो बहुत बड़ा उन्होंने बड़ा कारनामा किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है वाह वाह, देखिए उन्होंने तो आपको इतना सराहा,
वो तो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। कौन सा हाथ बढ़ा रहे हैं? वो तो अपनी हिंदुत्वा का लिबादा पहन के आपके साथ जो कर रहे हैं, और वो जंग वंग मैं नहीं समझती उनका भी कोई इरादा है जंग की तरफ जाने का, लेकिन आपने हालात, खारजा उमूर और खारजा ऑफिस और आपके सफीर पहली लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। आप वैक्यूम इतनी छोड़ते हैं खारजा पॉलिसी में कि आपकी फौज को पहली लाइन और आखिरी लाइन डिफेंस की होनी पड़ती है। खड़े हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वो वहां से झूठ का परिंदा चल रहा है कि हंसी आती है। सर्जिकल स्ट्राइक तो हवा से होती है, कभी उनके हेलीकॉप्टर्स ट्विटर पे नजर आते हैं, कभी नहीं नजर आते। तो इस तरह तो ये तो एक मजाक बना दिया है भारत ने। और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इस गू-मगू की कैफियत में नहीं होता काम। सही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस गू-मगू की कैफियत में काम नहीं होता। कश्मीर इशू हमारा मेन एजेंडा भी है। यूएनओ में जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, इस हवाले से कश्मीर पर उन्होंने खुलकर बात भी की, जिसे तस्लीम भी किया गया। तो आपके ख्याल में आलमी बरादरी इस सारी सूरत हाल में हमें कितना सपोर्ट कर सकती है? देखिए, आर्मी बरादरी आपकी उतनी ही सपोर्ट करेगी जितने उनके मफाद आपके साथ नजर आएंगे और अलाइन होंगे। इस वक्त मसलन चीन आपके साथ खड़ा है, वो वैसे ही आपका एलाय है। और आप लेकिन सारी अपने अंडे एक बास्केट में ना डालें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ओआईसी को भी मुतहर्रिक करें। देखिए, ओआईसी को आपने एक दफ़ा मुलाकात की, आपको परमानेंट हवाले से उनके साथ इंगेज रहना है। उनको कहें कि आप यहाँ आएँ। आप, मुझे पता है आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर नहीं है, लेकिन आप फिर भी काम तो कर सकते हैं। आप फिर भी ओआईसी को वहाँ यहाँ बुला सकते हैं। अरे भाई, खारजा वजीर तो लगा दें। ये कहना कि एडवाइजर साहब बड़े अच्छा काम कर रहे हैं या दूसरे उनके स्पेशल असिस्टेंट, इस तरह काम नहीं होता। इस तरह ये प्रोटोकॉल का लेवल ही एक्सेप्ट नहीं होता दुनिया में। 10-10 दिन आपके टेलीग्राम्स पड़े रहते हैं। आप ओआईसी को बुलाएं, कब बुलाएंगे? आपकी हर चीज के लिए काबीना मिलती है। आप हमसे ही, ऑपोजिशन से ही सजेशंस ले लें। हमने 20-25 सजेशंस बनाए हुए हैं। अगर ये पहले से शराकतदारी का अमल इख्तियार करते तो ये सारी इनकी टूल बुक में होता। डिप्लोमेटिक टूल बुक है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने जो आइसोलेशन के अटेम्प्ट्स को काउंटर करने, देखिए अफगानिस्तान से भी हमारी हुकूमत में तो दोस्ती थी। मुश्किल सदर है प्रेसिडेंट कारजाई, को आसान सदर नहीं है जिनके साथ आप मुस्तकिल एक अमल रखें, ओपन दरवाजे रखें, दोस्ती, लेकिन थी। चाइना के साथ शुरुआत वहाँ हुई। मैं इसको, देखिए, पार्टिजान पॉलिटिक्स की नज़र में नहीं देखना चाहती। ये हमारी नेशनल यूनिटी का मसला है। हम सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, हर दाखिली मामला छोड़ देते हैं, हर सियासत छोड़ देते हैं। लेकिन आप भाई कोई मुतहर्रिक तो हो, ऑर्गेनाइज तो करें अपने आप को। हंगामी तौर पे एक रद्द अमल देना, रोज मसलन आपके फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग होनी चाहिए, फॉरेन जर्नलिस्ट वहाँ बैठे होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। अभी हम इस पोजीशन पर हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉल कर सकें? क्यों नहीं पोजीशन में हैं? दुआ, देखिए, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल करें तो लोग आएंगे। आप शुरुआत अपने मुल्क से कर सकते हैं, आप शुरुआत लंदन में कर सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है? आप थिंक टैंक्स को रुजू करें, आप इंटरनेशनल जो दानिश्वर हैं उनसे बात करें, और आप अपनी भी दुनिया में, देखिए, आप इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वॉर टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो फौज तो आपकी वैसे फ्रंट लाइन में है, और जो भी दूसरे इस वक्त उसमें अगर यूनाइटेड नेशंस को या किसी और को आपसे कोई ऑब्जेक्शंस हैं, वो भी आप डिस्कस करें। लेकिन आपने उड़ी के हवाले से सही किया, आपने कहा कि एक शफाफ और देरपा इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जर्वर्स बैठे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उनको भी मुतहर्रिक करने की कॉल करें कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान बिल्कुल साफ इनकार कर देगा। तो देखिए, जिसके दिल में चोर है वो ही शफाफियत के से पीछे हटेगा। इस वक्त कश्मीर से भी शफाफियत से पीछे हट रहे हैं, और अनमोगिब जो है उसका काम है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना। अगर मोदी सरकार चाहती है कि वो टेंशन को नीचे लाए, और मैं समझती हूँ वो इस वक्त जंगों का अल्फाज की एक जंग जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स, वो उनकी समझ में यही है
कि उनको पाकिस्तान को मुस्तकिल दबाव में रखना है और वह वहाँ यूपी में इलेक्शन जीतेंगे। उनकी ये सोच है फ्रैंकली। बिल्कुल, वो आपने पूरे भारत की सिक्योरिटी को भेंट लगाते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि इस तमाम तर मामले पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मुतहरिक चाहिए ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपके वक्त के लिए। यकीनन ये एक इंतहाई अहम टॉपिक था जिस पर हम बात कर रहे थे शहरी रहमान साहिबा से, जिनका यही कहना है कि हुकूमत को मुतहरिक होना चाहिए और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पनामा पेपर्स पर अब 6 माह का अरसा गुजर गया है और क्या होगा, एहतजाजी जलसों का सिलसिला जारी है मगर हुकूमत का इत्मीनान बदस्तूर बरकरार है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पनामा पेपर्स पर जारी एहतसाब की और उस पर हुकूमत के तर्ज़े हुक्मरानी की। जी हाँ, 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, पनामा लीक्स का शोर थमा नहीं। सड़कों पर आना अपोजिशन की आदत या हुकूमत का तर्ज़े सियासत है, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं, वजीर मुमलिकत भी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। पनामा इशू को 6 माह गुजर गए हैं, ये हुकूमत इन चक्रों से बाहर नहीं आ रही या आना नहीं चाहती, एहतसाब के लिए खुद को पेश क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, हमने तो हर किस्म की कोशिश की है। इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है और वो ये है कि जब पनामा आया था, आपको याद है कि पूरी दुनिया के ममालिक इससे अफेक्ट हुए थे और हमें बार बार ये कहा जाता था हुकूमत को, मीडिया और अपोजिशन के, जी तमाम ममालिक जो हैं इस पर एक्ट करते हैं और हम नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा हमें एक दबाव भी था। तमाम ममालिक को अगर आप देखें, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, यूके भी शामिल है, जर्मनी और रशिया भी शामिल है, किसी जगह भी कमीशन नहीं बना। ये कमीशन बनने का पाकिस्तान में ही एक उल्टा रिवाज है। एक एग्जिस्टिंग लॉज हैं, टैक्स लॉज हैं, टैक्स अवेजन लॉज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हैंडल करते हैं, जिसमें FBR है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो 29 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर ने तमाम इदारों को एक खत लिखा कि जी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। FCCP ने भरपूर अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की, 3-4 दफा मीडिया को भी बताया गया, FBR ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने नोटिस भेज दिए। अब इदारे तो यही कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब, इसका मतलब है इदारों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उनका तरीकाकार ठीक नहीं था, या जिस तरीके से कमीशन की आप बात कर रहे हैं वो प्रॉपर बन नहीं सका? क्योंकि इमरान खान साहब तक तो आप उनको मुतमईन नहीं कर सके हैं। उनका एक ही मुतालबा है, प्राइम मिनिस्टर खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। जुबैर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, वो तो देखें ना, जब देखें क्या तरीकेकार क्या होता है। मेरे और आपके दरमियान अगर इख्तलाफ है कोई चीज हासिल करने के लिए, तो मुहज्जब सोसाइटीज ने जो एक तरीकेकार डिफाइन किया है वो कोर्ट्स के जरिए ही डिफाइन किया ना। किस लिए होते हैं कोर्ट्स? इसी वजह से होते हैं कि हम कहते हैं कि जी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऑपोजिशन कहती है इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अब इसको अगर राय मुख्तलिफ है तो इसको कौन हल करेगा? उसको हल करने के लिए एक तरीका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और इदारे हैं। PTI ने डिसाइड किया, पहले 5 महीने डिसाइड नहीं किया। हमने तो नहीं उनको रोका था अप्रैल में, मई में, जुलाई में, अगस्त में कि आज सुप्रीम कोर्ट ना जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है पनामा के सिलसिले में। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो गए हैं और उनकी पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इदारे और क्या करते हैं? इदारे और क्या करें? FBR इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। नहीं, ये नहीं, इदारे आपके मुताबिक काम कर रहे हैं और मुतमईन नहीं हो रहे। इसका मतलब है फिर आप कहीं ना कहीं कोई मौका देते हैं ऑपोजिशन को कि आओ जी सड़कों पर आओ और ट्रैफिक जाम हो, आम शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया की भी जिम्मेदारी। मुझे सिर्फ आप अगले 48 घंटे कोई मुझे ये बता दे कि इदारों ने कौन सा काम करना था, कौन सा लॉ था जिसके तहत हमने इन्वेस्टिगेशन करनी थी और हमने नहीं। देखना यही तरीका है ना। आप ये कहते हैं कि जी वो देखे वहां इंग्लैंड में ये हुआ, वहां इंडिया में ये हुआ, उस लॉ के हिसाब से होते ना। तो जुबैर साहब, आप ही बताएं फिर कौन सा लॉ है, किसके तहत ये एहतसाब होगा?
आप ही फिर सजेस्ट कर दें, मुत्तफिका TORs तक तो बात जा नहीं सकी। कमेटियां कौन सी काम करती हैं? 20 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, 20 करोड़ पाकिस्तानी हर रोज हमें मुख्तलिफ चीजों के लिए रूल ऑफ लॉ है उसके तहत चलना होता है। यही तरीकेकार है ना। इमरान खान के लिए अलग से तो नहीं हर दफा एक लॉ बनाया जाएगा। वो तरीकेकार क्या है कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे 1 मिनट दें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 70,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है। उन्होंने ये 600 नाम उठाए जो पनामा में आए थे, उसमें से ये देखा कि ये 600 उन 70,000 में डायरेक्टर्स हैं या नहीं है, और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उसमें से 155 ऐसे थे जो 600 में से पनामा में जो डायरेक्टर्स हैं उन 70,000 कंपनीज में से। यानी ये बात शुरू हुई, मॉडल टाउन की तहकीकात थी, 4 हल्के थे, जुबैर साहब पूरा इलेक्शन मशकूक कर दिया हुकूमत ने। तो इसका मतलब है जब जब ऑपोजिशन आपको जगाएगी तभी एक्शन होगा फिर। बिकॉज दुआ आप लोग समझते ही नहीं है। अगर इलेक्शन जब 2013 में हुए थे तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज अ सिग्नेटरी टू द प्रोसेस इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद के दौरान का प्रोसेस उन सब साइन करते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ जाके कमिटमेंट करते हैं। और उसका तरीकेकार क्या था? उसका तरीकेकार ये था कि अगर आपको या मुझे इतराज है अपने हल्के में इलेक्शन रिजल्ट्स पर, तो मैं एक ट्रिब्यूनल जिसका हाई कोर्ट का जज है उसमें अपनी पिटीशन फाइल करूंगा, और सारा पाकिस्तान ऐसे ही करता है। तो ये 4 हल्के कौन से होते हैं? और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, चलो उनके कहने पर हमने कमीशन बना दिया। आज इमरान खान और उस कमीशन का रिजल्ट आ गया। उस कमीशन ने कहा 3 पॉइंट्स एग्री हुए थे, इन्होंने ही 3 पॉइंट्स बताए थे ना। वो 3 पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजेस ने फैसला दे दिया। अब फैसला इनके खिलाफ आया। आज इमरान खान ये कह दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था हम उसको बाय हार्ट मानते हैं, तो अगला मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं लेकिन आप भी क्या करते हैं, मिन्नत तरले करवाते हैं, फिर अपनी शिकें सामने लेके आते हैं। अभी हालिया TORs की अगर बात की जाए, इदारों को अहमियत, इसका मतलब है आप भी नहीं देते, फिर ऑपोजिशन भी नहीं देती। तो ये जो जातियात की सियासत है, यानी ऑपोजिशन फायर करती है, हुकूमत बैकफायर कर देती है, ये कब तक चलेगा? क्या हमारी स्टेट इन तमाम चीजों की, इस एटीट्यूड की मुतहम्मिल हो सकती है? जुबैर साहब जिम्मेदार क्या मतलब? देखें मैं एक टैक्स पेयर हूं, मिसाल के तौर पर मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अगर FTR पर इतराज है उनके डिमांड पर या टैक्स लगाने पर, तो मेरे पास लॉ में एक तरीकेकार डिफाइंड है ना। वो मेरे और आपके लिए और इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए सबके, ये तो इमरान खान बार बार ये कहते हैं ना, एक लॉ नवाज शरीफ के लिए, एक लॉ बाकी सारी कौम के लिए, एक ही होना चाहिए ना। तो व्हाई इज इमरान खान डिमांडिंग अ सेपरेट ट्रीटमेंट? कि टैक्स एवेजन अगर फाइंड आउट करनी है तो वो उसको इमरान खान को एक तरीकेकार। दूसरी चीज ये, हमें कहाँ एतराज है? मैं आपको बताता हूँ कि हम फिर भी कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। एतराज नहीं है, आप चले ये बता दें। अब उन्होंने कह दिया जी इस्लामाबाद बंद होगा। ये जो मईशत को धचका लगता है, और ये आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि ऑपोजिशन के जलसों से मईशत तबाह हो रही है, हम उस तरह से काम नहीं कर। अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। फिर आप वो जो डिमांड करते हैं, आपने सेनेट में जो वो लॉ लेके आए हैं TORs, उसमें कह रहे हैं नवाज शरीफ के वालिद, नवाज शरीफ के दादा, नवाज शरीफ की बीवी, नवाज शरीफ के इन-लॉज, उनके भाई, उनके बच्चे, उनके भतीजे, भांजे, इनके अपने बच्चे, पोते, ये कौन से? नवाज शरीफ इज आंसरेबल फॉर ऑल ऑफ दिस। आप कोई इंसाफ तो करें ना। आपने अगर कोई कमीशन बनवाना है और हिसाब किताब लेना है तो आप नवाज शरीफ से लेना। हाउ कैन नवाज शरीफ handle financial matters of his father who is not even alive? मतलब आप ये तो मुझे सिर्फ आप बता दें, आप कह रहे हैं हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दुनिया की हुकूमत ऐसी है वो कहेंगी ओबामा अपने ग्रैंडफादर का हिसाब, यानी ये बात हुई जुबैर साहब के अब हुकूमत तो ये बात मानेगी नहीं है। और आप फादर की बात करें, ये फादर कोई आम फादर नहीं है, ये स्टेट के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यकीनन उन्हें जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एहतजाज हुआ, रायविंड मार्च हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोलो शो था, ऑपोजिशन जमातों ने साथ क्यों नहीं दिया, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोलो शो की, और उसमें ऑपोजिशन जमातें क्यों शामिल नहीं हुई हैं, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये दोनों रियल कजन्स हैं, दो भाइयों की औलाद हैं, रियल कजन्स हैं। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा। आप फिर बात करें मनाने की, फिर मैं कुछ कह दूंगा तो वो कह देंगे कि देखे ना वो कोई और दूरियां होगी। जी हाँ, दो रियल कजन्स हैं। कजन्स की बात की गई 2014 के धरने में, और अब यू टर्न लिया गया पैट की जानिब से भी, और क्या इख्तलाफात बने कि दो सियासी कजन जुदा हो गए। और अब मुहर्रम के बाद क्या होगा? पाकिस्तान अवामी तहरीक का लाहे अमल, ये रास्ते जुदा होंगे, दूरियां बढ़ेंगी, या फिर आगे उनका लाहे अमल क्या होगा? इसी पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक से हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। सियासी कजन से अभी आपने सुना भी सही, ताहिरुल कादरी साहब ने खुद कहा कि ये रियल कजन्स हैं। ऐसा क्या हुआ कि अलग हो गए, आपने साथ नहीं दिया पीटीआई का? देखें जी, ये जो नाराज़गी वाला तासर है ये बिल्कुल गलत है। किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं है। अगस्त के महीने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने तहरीक किसास व सालमियत पाकिस्तान का आगाज़ किया था, और इमरान खान साहब की तरफ से तहरीक एहतसाब का आगाज़ किया था। तो ये दोनों तहरीकें अलग अलग से शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से अपने फैसले खुद किए, और हमने अपनी पार्टी के हवाले से अपने फैसले खुद किए। तो नाराज़गी का बिल्कुल कोई तासर नहीं है। रायवेंट का जो एहतजाज और जलसा है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने इसको अपनी ही जमात का शो बनाने के हवाले से अव्वल रोज से दिलचस्पी ली। अपनी अपोजिशन की किसी जमात से मुशावरत नहीं की, ना पाकिस्तान अवामी तहरीक से लेकिन उन्होंने कहा, आपका मौक़िफ़ भी आया कि कुछ रहनुमा आपसे फोन पर बात कर रहे हैं इनकी तैयारियों से पहले। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज के दिन तक हमें किसी ने कोई फोन नहीं किया, कोई किसी किस्म की दावत नहीं दी। लेकिन हमें इस बात पे कोई नाराजगी भी नहीं है। उनका हक है, उनकी जमात है, वो अपनी एहतजाज और अपनी हिकमत अमली को अपने अंदाज के साथ आगे ले जाने का हक रखते हैं, और हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। हमने अपने फैसले यानी इखलाकी हिमायत अभी भी आपकी उनके साथ है, सिर्फ आपने प्रैक्टिकली उनका साथ नहीं दिया। जी, उन्होंने शायद मांगा भी नहीं, और इखलाकी हिमायत हमारी बिल्कुल। अगर वो मांगते तो आप देते? अगर वो मांगते तो फिर कोई हम फैसला करते ना, फिर कोई जवाब देते। उन्होंने तो रस्मी भी हमें कोई दावतनामा नहीं दिया, और हमें अपने एहतजाज में शिरकत नहीं रिश्ते की उन्होंने बात की, तो उस पर जाहिर है पहले पॉइंट ऑफ व्यू आया। खुरम नवाज गंडापुर साहब ने इसी शो में बताया। तो ये यानी कोई ना कोई तलखी तो है दरमियान में कि ये बातें होने लगी। तलखी क्या है ये वही बेहतर बता सकते हैं। जैसे आपने वो रिश्ते वाली बात की, तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। मुहतात लबो लहजा होना चाहिए, मुहतात गुफ्तगू होनी चाहिए। कौमी लीडर्स की जो जुबान और जो ख्यालात होते हैं वो एक एजुकेशन होते हैं कौम की। तो इस पे सिर्फ हम अफसोस ही कर सकते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब कब वापस आ रहे हैं? मुनासिब वक्त पर वो आ जाएंगे। मुनासिब वक्त मुहर्रम के बाद का तो नहीं है? मुहर्रम से के बाद भी आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। हमने अपने दूसरे राउंड का ऐलान करना है तहरीक किसास का। अच्छा, लेकिन उसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मुशावरत करेंगे। जब हम अपनी दूसरे राउंड का, हमने जब पहला राउंड किया था 31 जुलाई को डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की ज़ेर सदारत यहाँ पे 22 जमातों का मुशावरती इजलास हुआ था। वहाँ पर पनामा लीक्स के एहतसाब और साना मॉडल टाउन के किसास के हवाले से हमने तमाम जमातों से मुशावरत की थी, और इत्तफाक राय से एक एजेंडा तय किया था। और वहाँ पर हमने तमाम जमातों को अपनी तहरीक किसास के हवाले से भी एतमाद में लिया था। और अब दूसरे राउंड में भी ये दूसरा राउंड आपका मुहर्रम के बाद शुरू होने वाला है। ये मुनासिब वक्त पर, और अपने मुनासिब वक्त से मुराद ये है कि हम उसको बामकसद बनाना चाहते हैं। हम महज सड़कों पर हल्ला गुला और शोर शराबा करके घरों में वापस नहीं जाएंगे। हमारे 14 शुहदा हैं, हमने उनका इंसाफ लेना है। आखिरी मेरा आपसे सवाल, इस्लामाबाद बंद करने जा रहे हैं इमरान खान साहब मुहर्रम के बाद। कल उन्होंने ये धमकी भी दे दी और ऐलान भी कर दिया, आप साथ देंगे या नहीं देंगे? देखें, उनका क्या प्रोग्राम है। वो इस्लामाबाद को बंद करना चाह रहे हैं, उसकी अमली शक्ल क्या होगी। जब वो इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे, हमारी क़यादत से बात करेंगे, तो उसको हम उसको जवाब देंगे। अभी तक तो हमें नहीं पता कि वो इस्लामाबाद को बंद करना चाह रहे हैं और उनके एहतजाज की शक्ल क्या है। अभी वही
इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो टीवी लेकिन नाराजगी है, आपके जवाबों से लग रहा है नाराजगी आपकी उनके साथ है। बहरहाल नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अब ये देखना ये है कि मुहर्रम के बाद क्या होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है। अब देखते हैं बाकी कौन कौन सी जमातें साथ चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में धरनों का माहौल गर्म है, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, बॉर्डर पर भी कशीदगी है कि ऐसे में पाकिस्तान के शहर कराची में क्रिकेट रियलिटी शो मुनक्किद किया जा रहा है। यकीनन नाज़रीन सॉफ्ट एक्टिविटीज सॉफ्ट इमेज बनाती हैं। इसी पर हम बात करेंगे आज फख्र आलम से। जी हाँ, फख्र आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फख्र आलम साहब आपके वक्त के लिए। चौके छक्के लगाने जा रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? दुआ, ये जब वर्ल्ड T20 हो रहा था तो उस वक्त मैं एक बैनुल अक़वामी चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट के असाइनमेंट पे था पूरे वर्ल्ड T20 के लिए। तो उस वक्त जब वर्ल्ड T20 में और उससे पहले एशिया कप में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम बेहतर प्लेयर्स, एग्रेसिव प्लेयर्स, मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स जो हैं वो ढूंढ सकें। और साथ में मैं ये भी सोच रहा था कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ जो है टेलीविजन के लिए जो बनाई जा सकती है। तो मैंने डैनी मॉरिसन से आइडिया डिस्कस किया और डैनी को भी आइडिया बहुत पसंद आया। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर काम शुरू किया और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नुमान नबी साहब का, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केटिंग, और आरिफ हबीब साहब का कि उन्होंने हमारे इस आइडिया में, इस ख्वाब में बिलीव किया और आज इसको हमने रियलिटी बनाया है और अब हम उसकी फिल्मिंग के दरमियान में वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फख्र आलम इसके, और किस तरह के प्लेयर्स इस रियलिटी शो में हिस्सा ले सकेंगे? देखिए, हमने दुआ इसको इस तरह जो है डिवाइस किया है कि हमने पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रायल्स करवाए। लोकल सिलेक्टर्स थे जिसमें अब्दुल कादिर साहब थे, हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब थे और हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम थे। अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान के टीम के भी चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं एक साइड पे। तो हमने रॉ टैलेंट लिया। हमने इस पर एक शर्त ये रखी हुई थी कि अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, फर्स्ट क्लास खेली हुई है या डिस्ट्रिक्ट रीजनल खेला हुआ है, तो आप इन ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि हम रॉ टैलेंट ढूंढ रहे थे। और कोई तकरीबन 1600 लड़कों में से हमने ये 24 लड़के सेलेक्ट किए हैं और इनको हमारे ये जो बैनुल अक़वामी जो बाहर से आए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स, लेजेंड्स, अब वो इनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, इनको जज कर रहे हैं। और इनमें से एलिमिनेशन की प्रोसेस के बाद 2 लड़के होंगे जिनको हम ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे और वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एकेडमी में ब्रिस्बेन के करीब एलन बॉर्डर की, मैथ्यू हेडन की, ब्रेट ली की, बड़े बड़े स्टार हैं। बड़ा अच्छा आइडिया। पाकिस्तानी क्रिकेट को स्पेसिफिकली क्या फायदा पहुंचेगा इससे? बिल्कुल, देखें, मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो ये थी कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में लाया जाए, उनको हमारे लड़कों के साथ इंटरैक्ट करवाया जाए। अब ये जो 24 लड़के हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं। जब हमारे इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं, जॉन्टी रोड्स यहाँ पर मौजूद हैं, डैनी मॉरिसन यहाँ पर मौजूद हैं, सर एंडी रॉबर्ट्स वेस्ट इंडीज के बेहतरीन फास्ट बॉलर वो मौजूद हैं, डेमियन मार्टिन बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मुसलसल सीख रहे हैं उनसे। और ये जो चारों यहाँ पर आए हैं, ये एक इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी लोग जो है वो आ सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ सकते हैं। गोया कुछ लोगों की, कुछ ताकतों की, कुछ ममालिक की बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान के बारे में अच्छी और पॉजिटिव खबरें बाहर तक ना पहुंच सकें, मगर हम उन चीजों को डिफाई कर रहे हैं और हम अपने तौर पे प्राइवेट सिटीजन के तौर पे बड़ा सॉफ्ट इमेज आएगा। तो जैसे आप बता रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार इसमें शामिल हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हैं इसमें? इसमें भी दुआ, हमने जो पहला राउंड किया था, जो ओपन ट्रायल्स किए थे पूरे पाकिस्तान में, उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि अब्दुल कादिर साहब हमारे लेजेंडरी स्पिनर, मोहम्मद वसीम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और जलालुद्दीन साहब हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, तो ये सारे हम इनको भी लेकर चल रहे हैं। और फॉरेन चूंकि अब एक्सपोजर कम होता है, लोकल लड़कों को इंटरनेशनल क्रिकेट होम ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलती, इंटरैक्ट करने को नहीं मिलता इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, तो दैट्स द पर्पस ऑफ क्रिकेट सुपरस्टार। जाहिर है इंटरैक्ट कर सकेंगे, सॉफ्ट इमेज जाएगा और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आइडिया। बहुत शुक्रिया फख्र आलम आपके वक्त के लिए। जाहिर है बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें नाज़रीन शामिल हुए हैं। जॉन्टी रोड्स साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं और डैनी मॉरिसन। आइए उनके तासुरात जानते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में आकर और रियलिटी शो में का हिस्सा बनकर उनके क्या तासुरात हैं। To be back in Pakistan. It's my 3rd trip now in the last 2 years, and as always, hospitality has been incredible. Lots of work has been done.
great talent, Cricket Superstars is an exciting project. It hasn't been done before, so it's kind of groundbreaking work here, not just in Pakistan, but anywhere in the cricket world. So great to see the commitment and the talent. We've always known that Pakistan churns out very talented youngsters. Now we're going right to the core, to the grassroots, seeing what we can find. It's been amazing. A lot of people put in a lot of hard work already, and myself and the other judges, we kind of here just to finish off the product. So when you look at Cricket Superstar in terms of another reality thing, whether you've got dancing, you've got the singing, all those reality shows, very important to have the people that want to put this together. And Arif Habib here in Karachi, very important, Numan Nabi, and of course Fakhri Alam, actor, singer, all of that, and their brainchild to put this together to help Pakistan cricket. जहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स के तासुरात भी जाने, यकीनन ये एक वंडरफुल आइडिया है और ये सॉफ्ट एक्टिविटीज सॉफ्ट इमेज बनाएंगी। ये था नाज़रीन आज का G4 खरीदा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।